2018 में, और 2018 में ही देखिए संयोग की 2018 की जो वैकेंसी आई उसमें लाइब्रेरियन में भी सिलेक्शन हो गया, सिस्टर भी है इनकी। और अब आगे शायद आरएएस का, मुझे लगता है कि आरएएस का टारगेट किया हुआ है, यूपीएससी क्रैक करना है ऐसा मैंने बताया था आपको। 2-3 बच्चों से मैंने आपको मिलवाया और आपको मैंने बताया कि ये यूपीएससी टारगेट करने वाले बच्चे हैं। तो मुझसे ज़्यादा ये लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, ये आपको बताएंगे स्ट्रेटजी। और ये वाकई में क्लास में कुछ अलग बच्चे नज़र आते हैं। वैसा ही था अभिषेक, मैं अभी बच्चों को बता रही थी कि क्लास में से बाहर नीचे सीढ़ी तक उतर के और कुछ ना कुछ डाउट्स होते थे, वो नए डाउट्स। जैसा मैं महेंद्र को देखती हूँ, कुछ नया मुझे देख लगता है कि कुछ नया क्वेश्चन पूछा उसने, और मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है जो मेरे दिमाग में भी नहीं है, मुझे बतानी चाहिए स्टूडेंट्स को। जैसे तुमने पूछा था स्पेशिएटर एंड क्वालिफायर, एंड नेक्स्ट डे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज स्पेशिएटर एंड क्वालिफायर। आप लोग भी इस तरह से करिए और आपको ये सजेस्ट करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। हमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, सिर्फ हमारे बच्चों का मैक्सिमम सिलेक्शन हमें चाहिए। तो जो तुम्हें स्ट्रेटेजी है वो बतानी है बच्चों को, दैट्स ऑल। फर्स्ट ऑफ गुड मॉर्निंग। दोस्त नहीं दिख रहा यार, दोस्त होना चाहिए ना बड़ा वाला। ऐसा है देखो, मानता हूँ कि काफ़ी एज में बड़े होंगे यहाँ पे, और स्ट्रेटेजी किसी की भी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, पर मैं तो वो चीज़ बात करूँगा जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को इंक्लूड किया था और जिस तरीके से मैं डेडिकेशन के साथ पढ़ता था। मेरी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, 22 साल की उम्र है, और 22 साल की 22 साल की उम्र में मैंने दोनों गवर्नमेंट जॉब प्राप्त किए, दो दो। तो ये कोई घमंड वाली बात नहीं है, पर हाँ स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं वर्क करती है, इस चीज़ को सब मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। देखिए पहली बात तो आपके लाइब्रेरी साइंस में, क्योंकि मैंने निकाला है तो मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा मेरी स्ट्रेटेजी से पहले। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें 100 में से 100% अगर किसी का योगदान है तो विनीता मैडम का है। क्योंकि जब मैं लेब स्टैंड की तैयारी करके आया था ना, तब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी लाइब्रेरी साइंस की, कुछ भी ABCD भी नहीं जानता था मैं। अपन कैसे करते हैं कॉलेजों में एग्ज़ाम दे के डिग्री, आपको पता है तरीका क्या था, किस तरीके से होना चाहिए था, सब कुछ। अगर अगर मैं पूर्णतः योगदान देना चाहूँ तो मैम को देना चाहूँगा। अगर ये नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। देखिए आपके नए सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट पेपर की बात करना सही उचित नहीं होगा, सब जानते हैं राजस्थान की जीके है, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर और जोग्राफी का पार्ट है। इंडिया और वर्ल्ड की जीके है, तो इंडिया और वर्ल्ड की जो जीके है उसमें भी घबराने वाली बात नहीं, केवल जोग्राफी का जो मैटर होता है ना वो अधिकतर पूछा जाता है उसमें से, उस पर भी बात कर लेंगे अगर समय रहा तो। एक साइकोलॉजी है आपके, जो नया भाग जुड़ा है, वैसे जुड़ना नहीं चाहिए था लेकिन जुड़ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इसके ऊपर भी बात करेंगे। सेकंड जो पार्ट है आपका वो लाइब्रेरी साइंस का है। सेकंड पार्ट जो पूरा लाइब्रेरी साइंस का है वो KVS की सेकंड यूनिट डाल दी, आपको सबको पता होगा, आपने देख लिया होगा सब चीज़ें, मैम ने भी बता दिया होगा। परंतु देखो अभी जो सिलेबस डला उसके बाद में काफ़ी एक शिकायतों का दौर चल रहा है कि बोर्ड ने हमारे साथ दगा कर दिया, एक ही टॉपिक को दो दो बार जोड़ दिया, KVS का सिलेबस पूरा नहीं डाला, वगैरह वगैरह, नया सिलेबस डाल दिया। देखो शिकायत करना है तो वो एक अलग विषय है, और शिकायतों को परे रख कर पढ़ना है वो एक अलग विषय है। कैसे? किसी ने कहा कि साहब फर्स्ट पेपर में भी साइकोलॉजी जोड़ दी, सेकंड में भी जोड़ दी, क्या दिक्कत है? साइकोलॉजी दो बार थोड़ी पढ़ना पड़ेगा आपको। या किसी ने इंडिया जीके को फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया, सेकंड में जोड़ दिया, तो महाराणा प्रताप को अगर राजस्थान में आप पढ़ोगे या इंडिया में शिवाजी को पढ़ोगे तो ऐसा थोड़ी कि सेकंड पेपर में शिवाजी को अलग पढ़ोगे। आपकी तरफ से 2 बार जोड़े, 3 बार जोड़े, आपको क्या मतलब है? आपका टारगेट क्या है कि मेरे पास सिलेबस जो है उसका पूरा प्रिंट आपके पास बाकायदा होना चाहिए आपकी सेंटर टेबल पर। सच्ची बता रहा हूँ, पता नहीं कितना मैं बात कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जितना मैं करूंगा ना बात, उसमें से कुछ तो 10 पॉइंट इतने महत्वपूर्ण होंगे जो आपको जिता देंगे। आपको अपने सिलेबस को निकाल के रखना है, सिलेबस को निकाल के रखना है और उसको डेली पढ़ना है। सिलेबस को, सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर कुछ नया जुड़ा है, अब की बार थ्योरी नहीं जुड़ी, आपका चाहे क्लासिफिकेशन ले लो, कैटालॉग ले लो, कुछ भी नहीं, थ्योरी से कुछ भी पार्ट नहीं पढ़ने वाली। पर आपको अच्छा ये भी तो है ना कि जो बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे थे वो और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो सब बराबर हो गए, कि उनका जो पहले वाला सिलेबस था वो भी नया हो चुका है और आपके लिए भी वही नया सिलेबस है, तो कहीं ना कहीं सब केवल एक लेवल पे है, तो हम कह सकते हैं जीरो पे। जीरो से उठकर सबको 100% तक पहुंचना है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बंदे के अंदर धैर्य होगा, पेशेंस होगा, हमारी यूपीएससी में एक चीज़ कही जाती है कि अगर जिसके पास धैर्य है, पेशेंस है, वो जंग जीत जाता है। तो अभी आपके पास भी एक मौका है कि आप लोगों को धैर्य रखना है। अगर धैर्य रख लिया ना, कैसे रखना वो भी बात करेंगे, अगर धैर्य रख लिया तो आप जंग जीत जाओगे, भागना नहीं है। अब देखो, केवीएस की बात है, केवीएस की सेकंड यूनिट आपके सिलेबस में जोड़ दी गई। आपको पता है ना ये बात, तो आपका जो सिलेबस वो केवीएस की सेकंड यूनिट का सिलेबस है, पता है? पता है, ठीक है। अब आपको कुछ कह रहे हैं कि साहब केवीएस का पूरा ही सिलेबस जोड़ देते, कह रहे हैं ना कुछ लोग। तो मैं ये कहना चाहूँगा यार, 2 सवा 2 महीने तो बचे हैं तुम्हारे पास, और आप 2 सवा 2 महीने में केवीएस का पूरा सिलेबस पढ़ पाओगे क्या? जितना देर रखा उसी को पढ़ने में हवाई छूट रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना इतना पढ़ पाए। ये तो सब कहने की बातें हैं। आपको क्या करना है, केवीएस की सेकंड यूनिट है, मैडम के नोट्सों पे लिटरली कह रहा हूँ, आप इतना भरोसा करो जिसकी कोई सीमा और हद ही नहीं है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैडम जितना प्रयास कर सकते हैं ना आप लोगों को 100% देने के लिए, उतना कोई नहीं कर सकता। इतना मैंने महसूस किया है पढ़ के, आप ठीक है उनके पास। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक इग्नू के ऊपर भरोसा करना है। इग्नू इग्नू की किताबें जानते हो? इग्नू से किसी ने कर रखा है बिलीव एंड बिलीव, कुछ कर रखा है, और वो समस्या है इंग्लिश में आती है। बंटी जी आगे बैठ जाइए आप, इंग्लिश में आती है ना। अब समस्या ये आ रही है कि इंग्लिश का, हम तो सब पृष्ठभूमि होती है ग्रामीण, और ग्रामीण वालों की इंग्लिश कैसी होती है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है ना। तो सबसे बढ़िया है कि या तो इंग्लिश को पढ़ने के ट्राई करो, एक दो ऐप आते हैं गूगल ट्रांसलेटर, उसका प्रयोग करो, या किसी भी अच्छे दोस्त को पकड़ो, उसको कह दो भाई तू 10-12 हज़ार रुपये ले ले मेरे से, लेकिन तू मेरे साथ बैठ जा और इसका हिंदी अनुवाद कर ले। अभी ट्रांसलेटर भी बहुत सारे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। पिछले वाले पेपर की अगर मैं बात करूँ आपके पास में, पिछले वाले पेपर में अगर किसी को 5 से 7 क्वेश्चन नहीं आए थे ना लाइब्रेरी साइंस में, तो वो केवल और केवल इस वजह से नहीं आए थे जिन्होंने इग्नू को नहीं पढ़ा था, जिन्होंने इग्नू को नहीं पढ़ा था। और वो 5-7 क्वेश्चन जो किसी को नहीं आए थे ना, वो सब किसकी किताबों से आया था? इग्नू की किताबों से आया था। तो आपके पास मुख्य रूप से कितने सोर्स हो गए? 2 सोर्स हो गए। प्राइमरी सोर्स कौन से हो गए? मैडम के नोट्स। सेकेंडरी सोर्स जो मैडम भी आपको कहते होंगे हमेशा, इग्नू की किताबें। अब इग्नू की किताबों को कैसे क्या करना है, मुझसे बेहतर मैडम भी आपको बता देंगे इस बारे में। बाकी जहाँ तक संभावना है, ट्रांसलेटर्स बहुत सारे हैं, पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। हाँ, अच्छा हिंदी में भी है? हाँ, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि थोड़ा मेरा इंग्लिश ठीक है, तो मैंने तो इंग्लिश में थोड़ा कुछ पढ़ा था इस वजह से। तो एक तो इम्पोर्टेंट हो गया आपकी नोट्स की। आप लोग पता है क्या समस्या हो रही है मैडम इनके सामने, कि नया सिलेबस जुड़ा है, तो सच कहूँ तो टीचर्स के बाद भी सोर्स नहीं कि कहाँ से पढ़ाए, क्योंकि सब कुछ पहली बार ही जुड़ा है ऐसा। तो आपके सामने जो समस्या आ रही है नए सिलेबस की, वो आप ही के सामने नहीं आ रही। अगर 1 लाख फॉर्म भरे जाएंगे ना, तो 1 लाख बच्चों के सामने ये समस्या है। और 1 लाख फॉर्म अगर भरे जा रहे हैं ना, उनमें से रियल कंपटीशन केवल 5,000 के बीच में है। ये फैक्ट बात बता रहा हूँ, 10,000 भी मत सोचना, हम भी सोचते थे। एक एक चीज़ों को एनालिसिस किया है, कितने 5,000 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, और 5,000 में भी कुछ डगमगाएंगे, कुछ ऊपर उठेंगे, कभी नीचे उठेंगे, ठीक है, नीचे जाएंगे। और जो बैलेंस करके चला ना, वो जंग को जीत जाएगा। ना आपको खरगोश बनना है, ना शेर बनना है, आपको केवल कछुए की चाल से चलना है। साथ ही आपको देखो, आपको इस सिलेबस के लिए क्या करना है, मैं आपको किसी बात बता देता हूँ। 2 बातें हो गई अपनी, एक तो नोट्स की और एक इग्नू की किताबों की। तीसरा आपको जो महत्वपूर्ण काम करना है पेपर्स का। आपको पता है केवीएस का सिलेबस है, तो आप पेपर तो सोल्व करो, जितने भी हो सकते हैं ना उतने पेपर सोल्व करो। अलग अलग वेरियस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी साइड इग्नू ने जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं ना अपने एमली बिलीव के, तो उस पूरे पेपर को डाउनलोड करो, और जो आपका सिलेबस दे रखा है ना, उस सिलेबस में से जितने क्वेश्चन इग्नू के पेपर में मिल रहे हैं उन सभी को अलग छांट लो और उन पेपरों को सॉल्व करो। मैंने लिटरली कह रहा हूँ, मैं इसके लिए मैम धन्यवाद करूँगा। एक बच्ची आती थी अपनी रीतू, हालांकि उसका सही सिलेक्शन तो नहीं हुआ, पर वो क्या है इंग्लिश मीडियम से थी, तो मैं शर्माता नहीं था, मैं हमेशा बिल्कुल कमज़ोर बच्चा बन के रहता था। हालांकि वो फिर बाद में मैडम को थोड़ा समझ में आ गया, तो मैं क्या करता था, हाँ, तो वो क्या है, वो बच्ची क्या करती, तमिलनाडु के पेपर निकालती थी, कभी कर्नाटका का निकालती थी। मैंने एक दिन देखा उसको पढ़ते पढ़ते, मैंने कहा कि मैं तो नया हूँ, वो काफ़ी लंबे समय से मैडम की स्टूडेंट रही हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी की। तो मैंने कहा कि दीदी थोड़ा मदद करो, तो अच्छी लड़की थी, उन्होंने कहा कि ठीक है आपको ये करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उन्होंने जो कहा ना उसका 3 गुना काम किया। मैंने को ना तो कोई तमिलनाडु का पेपर छोड़ा, ना कर्नाटका का छोड़ा, ना केरल का छोड़ा, जितनी भी लाइब्रेरीज के पेपर मेरे सिलेबस से संबंधित थे सारा फट डाले पेपर्स को। और पता है क्या होता है राजस्थान में, क्या नियम है, कोई पर्सन चेंज नहीं करते, इधर से उठाया
इधर से उठाया, इधर से उठाया और एक कॉम्बो बनाकर आपके सामने छोड़ दिए। 5% होंगे जो अलग होंगे, वो आपको नहीं, किसी को नहीं आएंगे, किसी को नहीं आएंगे। आपको फर्स्ट रैंक थोड़ी आनी है, फर्स्ट रैंक थोड़ी आनी है, आपको तो सिलेक्शन लेके जाना है ना। तो आपका पहला काम क्या हो गया, नोट्स का, दूसरा इग्नू की किताबें, तीसरे पेपर्स। पेपर्स तो आपके पास पहला काम होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी, एक कोटा यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोटा बीएमयू, इन दोनों का तो आपको पेपर निकालना है। फिर इग्नू के निकालना है, पहले इग्नू को ले लेना चाहिए से, ठीक है। इनके जितने भी आपके सिलेबस से संबंधित है सारे निकाल देना। मैं तो ये कहता हूँ नेट के पेपर भी है ना, आप अगर निकाल सको ना तो निकाल देना। कम पढ़ोगे तो नुकसान हो सकता है, पर ज़्यादा पढ़ोगे तो नुकसान कभी नहीं होगा, है ना। क्योंकि मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं तो मैम के पास जाने के पश्चात भी मैम को बहुत परेशान करता था, मैडम ये पर्सन नहीं आया, और मैडम ऐसे हैं शायद शब्दों में वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। वो कभी मना नहीं करते थे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते थे, कभी भी एनी टाइम फ़ोन कर दो, मदद करते ही करते थे। तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के पेपर तो आवश्यक रूप से निकालना ही निकालना है। और अगर आपके सिलेबस से संबंधित, अब मुझे पता नहीं नए सिलेबस में सूद साहब की कोई वो काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, सेकेंड यूनिट तो काम करेगी पूरी पूरी, है ना। तो सेकेंड यूनिट के लिए तो सूद साहब को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उनकी किताब, ट्यूशन की किताब आती है उनकी, केवल ट्यूशन होते हैं ना हाँ ऑब्जेक्टिव, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक को लेके आना है और आपको उनको अच्छी तरह से क्वेश्चन निकालने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क करेगा ना इसमें, इसमें इग्नू की किताबें, मैडम के नोट्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उनके बिना आप कुछ भी मत समझना। हाँ, वो तभी समझ में आएगी इग्नू की किताबें जब आप पहले नोट्स पढ़ लोगे। उसके बाद में पेपर्स, जितने भी यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं ना सारे पढ़ डालो आपके पास। अच्छा आपको देखो क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि हमारा मन करता है यार दोस्त चाय पीने चल रहा है तो अपन भी चाय पीने चलते हैं, होता है ऐसा, ठीक है। पर मैं अपने साथ बताता हूँ, मेरे को क्या था, मुझे एक जल्दी से जल्दी यूपीएससी में जाना था, पर मुझे एक ऐसा, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा चाहता था कि मैं खुद के पाँव पे एक अच्छी जॉब प्राप्त कर लूँ और जिसमें बैठ कर मैं बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकूँ अपनी यूपीएससी की, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंस रहता है कि यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना तो भी कम से कम मेरे पास एक 50,000 की नौकरी तो कम से कम है। तो यही कॉन्फिडेंस मेरे को आगे बढ़ाता था। तो क्या करता था मैं, जैसे मेरे दोस्त चाय पीने के जाते थे मैं नहीं जाता था, मेरी भी इच्छा होती थी, तो मैं जैसे उठता था तब सोचता था अभिषेक दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अब उठ गया ना तो दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। और कितनी बड़ी लज्जा की बात होगी कि हम जिस तैयारी को कर रहे हैं एक बार, उसी तैयारी को दोबारा दोबारा करेंगे तो कितना अंदर से दर्द होगा हमारे अंदर, कि खास हम पहली बार में ही इतना पढ़ लेते कि दोबारा पढ़ने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक बार सिलेक्शन ले लो, उसके बाद में आप जिसकी भी तैयारी करो कोई मैटर नहीं करता, आपका सिलेक्शन होगा। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो भी होगा, पर फर्स्ट आपके पास सिड्डी अगर छड़ जाओगे ना तो वो एक कल्पना से भरा होता है, पहली सिड्डी, और उसके लिए जो काम करना है ना वो इम्पोर्टेंट आपको मैंने बता दिया है लाइब्रेरी साइंस के लिए। और ये जो डर है ना अंदर से बहुत बड़ा, इस समय मार्केट में एक डर का भाव चल रहा है कि क्या होगा नया सिलेबस आया। अरे भाई तुम्हारे लिए नया सिलेबस नहीं आया है, लिटरली कह रहा हूँ सभी के लिए आया है। अगर मुझे भी अभी कोई कहे ना कि अभिषेक के लिए पढ़ के इसको पास कर ले, तो सब हवाओं की बात है, नहीं कर सकता, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। और जो फर्स्ट रैंकर हमारी बेस से थे, मेरा खास फ्रेंड ही है, वो भी नहीं कर सकता। सभी ये कह रहे हैं यार सिलेबस ही जब नया आया है तो राजस्थान वाले तो कर ही नहीं सकते ना, और वैकेंसी जब राजस्थान की है तो ऑब्वियसली राजस्थान वाले बैठेंगे। तो आपको डरने की जो भय है ना इसको तो निकाल दो, एक तो कॉन्फिडेंस के साथ। नहीं तो एक हार्मोन्स होता है डोपामाइन हार्मोन्स, जानते हो, साइंस के स्टूडेंट हो तो डोपामाइन हार्मोन्स जब ही स्रावित होता है जब हम एक्टिवली सोचते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं। आप अगर बिल्कुल किसी की बातों से डिमोटिवेट हो रहे हो ना तो आप केवल डिमोटिवेट नहीं हो रहे, आपका डोपामाइन का स्रोत गिर रहा है। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, आज मेरे को इस लाइब्रेरी साइंस के इतने पार्ट को पढ़ना है, इतना टारगेट बनाओ ताकि वो हो जाए शाम तक, और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो। उससे होगा क्या, मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, होगा क्या कि आप उस टारगेट को पूरा कर लोगे ना तो आपके मन को एक संतुष्टि का भाव आएगा कि मैंने ये कर लिया। उससे क्या होगा, हार्मोन स्रावित होगा डोपामाइन अच्छा वाला, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। शायद आप लोगों को अगर मैं ये कहूँगा ना कि एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान लगाएं ये वगैरह, तो आप बड़ा इसको वो आध्यात्मिक वाली बात मान लोगे, है ना। पर कहीं ना कहीं योग इतना इम्पोर्टेंट है आपके इस कंपटीशन के माहौल में आपको एकाग्र बनाने के लिए, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कम से कम डेली सुबह आधा घंटा तो आपको क्या करना है, ध्यान लगाना ही है, योग मुद्रा में बैठ के एक किसी न किसी चीज़ पर कंसर्ट करना ही है,
ताकि आपका ध्यान एकाग्र हो जाए। एकाग्रता का भाव का मतलब ये हो गया कि आप जब पढ़ना बैठोगे ना, लाइब्रेरी में पढ़ने बैठोगे, तो आपका ना तो मन चाय पीने में जाएगा, ना किसी जो आजकल चल रहा है उस तरीकों में जाएगा, केवल आपका फोकस किस में जाएगा? पढ़ने में जाएगा। एक लाइब्रेरी साइंस की बात हो गई। अगली बात है आपकी राजस्थान जीके की। क्वेश्चन निकालो, जितना क्वेश्चन निकाल सकते हो ना, क्वेश्चन उठ उठ के आएंगे, सच बता रहा हूँ। एक दिशा की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव है ना, वाली बुक को क्वेश्चन सारे निकाल दो। उसके साथ है ना आप जनरली अच्छे से नोट्स पढ़ो, ये लक्ष्य वगैरह इन पे ध्यान मत देना, ठीक है। पर आपके पास कोई भी प्राइमरी किसी भी कोचिंग के नोट्स, यहाँ भी तो कोचिंग चल रही होगी ना मैम? हाँ, क्या नहीं चल रही जीके की? ठीक है, तो जीके लिए किसी भी कोचिंग के एक नोट्स ले लो, नीचे आपकी स्प्रिंग बोर्ड मिले तो उसके राजस्थान जीके के नोट्स ले लो, उनको पढ़ डालो अच्छी तरह से और क्वेश्चन सोल्व करो, बाहर नहीं जाएगा। और आप सोचो कि 2-3 क्वेश्चन के लिए बहुत कुछ डीप पढ़ना है, तो भैया 2-3 क्वेश्चन फिर भी आपको नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी साइंस ने अच्छी रैंक लाई है मेरी लाइब्रेरी साइंस में। मैं जीके में अपने आप को बादशाह समझता था और मैंने कहीं कोचिंग भी नहीं की थी, परंतु मैं भी ठोकर खा गया था पेपर में हड़बड़ाहट के चक्कर में। तो वो 5-6 क्वेश्चन होंगे ना, वो किसी को नहीं आएंगे, और जिसको आएंगे वो टॉप कर जाएगा। तो आपको सिलेक्शन लेना है, टॉप रैंक कोई नहीं सोच सकता पहले कि मेरी आएगी मेरी आएगी, ठीक है। दूसरी बात आई आपकी इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके। देखो अभी तो सिलेबस में है आपके, लाइब्रेरी साइंस की नहीं है। आप ये समझो भाई इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके लाइब्रेरी साइंस का पढ़ना आपको नहीं, किसका है? जीके का, जीएस का। अब जीएस में आपके क्या आता है? यहाँ पे देखो, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके में आपको ऐसा थोड़ी कि वर्ल्ड में हिस्ट्री पढ़नी है आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है आपको, ज्योग्राफी का मैटर पढ़ना है। और इंडिया जीके में 2 किताबें बता रहा हूँ आपको, कम से कम एक किताब तो लेके आना। घटना चक्कर जानते हो, नाम सुना है? घटना चक्कर, घटना चक्कर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक आती है सिंगल एक सब्जेक्ट की। ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो ज्योग्राफी की मांगना दुकानदार से कि भैया मुझे घटना चक्कर की आप इंडियन ज्योग्राफी की किताब दे दो, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आज तक आए हुए क्वेश्चन हो। लिटरली कह रहा हूँ, एसआई के पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज तक चेंज नहीं हो क्या आई थी। एक तो आप लोग एनालिसिस तो करते नहीं हो पेपरों को, है ना, तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि करना भी चाहिए। पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एनालिसिस करता हूँ, उस किताब के लाइन होती है ना, लाइन, वो लाइन भी चेंज नहीं होती है, सीधी उठ के आती है। और उसके क्वेश्चनों को आप सोल्व कर दिए ना, तो आपके इंडियन जीके में मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। और इंडियन जीके में जो भौतिक प्रदेश है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, डीप तरीके से, क्योंकि अधिकांश पर्सन तो वहीं से आ जाते हैं। आपको पता है ना, भौतिक प्रदेश में से पर्सन अधिकांश आ जाते हैं आपके, ठीक है। उसके पश्चात में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी है इंडियन जीके में, वो सारी उस किताब से आपका हो जाएगा। उसमें क्या होता है, जैसे किताब शुरू हुई, आपके किताब शुरू होने से पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये किताब आपकी, ठीक है, पहला क्या होगा, कोई भी टॉपिक शुरू होता है, मान लीजिए नदियाँ शुरू हो रही है इंडियन जीके में, नदियाँ शुरू हो रही है तो नदियों का पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि उस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में से कुछ क्वेश्चन बाहर नहीं आते। उसके पश्चात क्या होता है कि अब 2 ही पन्नों का इंट्रोडक्शन होता है वो, उसके पश्चात शुरू होता है इसका क्वेश्चन का मैटर। क्या शुरू होता है? क्वेश्चन का। और क्वेश्चन के नीचे उसकी जैसे दिशा ने आपने पढ़ा होगा ना, डिस्क्रिप्शन होता है, वो दिशा वगैरह सब केवल कहाँ से बनी है? घटना चक्कर में से ही बनी है। ये बात आपको जानकर अजीब लगेगी पर ये रियलिटी है, घटना चक्कर में से ही सब बनी हुई किताबें वो। तो आपको क्या निकालना है फिर? क्वेश्चन निकालना है उसमें से, इतना कर लोगे ना वो मैटर हो जाएगा। वर्ल्ड जीके के लिए क्या करना है आपको? वर्ल्ड जीके के लिए आपको क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़नी है, वही घटना चक्कर की आती है उसमें भी, ठीक है, उसमें से लेके वो पढ़ लेना है। बाकी आपको जो मैप जितना निकाल सको ना इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो भी मैप है, अगर आप मैडम के स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास समय हुआ तो एक दिन में वर्ल्ड मैप खुद करवा दूंगा आके, इतना अच्छा करा दूंगा कि मेरा बहुत बेस्ट है वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में से अगर आप पढ़ लोगे ना, तो लगभग लगभग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आएगा ना, वो पार्ट वर्ल्ड मैप में से आएगा। छोटी मोटी उसमें नदियाँ भी आ जाती है, उसी मैप से ज्योग्राफी भी वो झीलें भी आ जाती है। क्या इंपॉर्टेंस होता है एक मैप में पढ़ने के लिए? पठार पढ़ने पड़ते हैं, पर्वत पढ़ने पड़ते हैं, झीलें, नदियाँ। इंपॉर्टेंट क्या होता है? सागर, छोटे छोटे सागर। अभी मैं आपसे पूछूं सुल्लू सागर का है, तो आपको होगा सर ये है क्या, सुल्लू सागर है क्या? एक्चुअली यही नहीं पता है ना। तो वो कब पता चलेगा आपको? जब आप वो मैप को पढ़ोगे। आप एटलस लिया ना, स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है, आपने एक नाम, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो देख लो भाई, ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है। इस एटलस को आपको क्या करना है? लेके आना है। स्टूडेंट एटलस होता है ये ऑक्सफोर्ड का, और इस एटलस को आपको अच्छी तरह स्टडी करना है। देखो सब कहते हैं 7-8 घंटे पढ़े हैं हमने, सब झूठ बात है। पढ़ना तो पड़ता है यार, देखो पढ़ना तो पड़ता है।
हमारे यूपीएससी में क्या होता है, सिलेक्शन लेके उसके पश्चात निकलते हैं और निकलने के पश्चात क्या कहते हैं कि हमने तो केवल 6 घंटे पढ़ाई की है, 10 घंटे पढ़ाई नहीं की। पर ये लिटरली नहीं होता है। देखो होता क्या है, शुरुआत में अपन धीरे धीरे चलते जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, अपन को घंटे बढ़ाने ही पड़ते हैं। और अभी समय आ चुका आप लोगों के पास इसका घंटे बढ़ाने का। कम से कम स्टडी जो होनी चाहिए ना हावर्स की, वो स्टडी आपके सामने होनी चाहिए लगभग 12 घंटे की। इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और 12 घंटे में भी आपको क्या नियम अपनाना चाहिए मैं बताऊं आपको। आप अगर बोरिंग हो जाते हो ना पढ़ते पढ़ते, तो 55 मिनट पढ़ने के पश्चात 5 मिनट का आप क्या ले लिया करो, एक टी ब्रेक ले लिया करो। इसमें चाय नहीं पीनी है आपको, बस इसको टी ब्रेक बोला है अपन ने। थोड़ा सा घूम के आ जाया करो, टहल के आ जाया करो। ये साइंटिफिक चीज़ें बता रहा हूँ, हालांकि बहुत कम लोग इसको प्रयोग में लेते हैं, लेकिन ये साइंस की बताई हुई चीज़ें हैं जो वैज्ञानिक तथ्य हैं। 55 मिनट पढ़ने के पश्चात आप 5 मिनट का एक टी ब्रेक ले लिया करो, टहल लिया करो। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, आपका मन लग रहा है ना अच्छी तरह से, तो इसको अपनाने की जरूरत नहीं है। किसी किसी का 4 घंटे तक मन कर जाता है पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है कि पढ़ने की जो कैपेसिटी होती है ना, वृद्धि होती है, वो नीचे धीरे धीरे क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसलिए आपको अगर जहाँ तक संभव हो सके इस तरीके को अपना लो। 55 मिनट होने के पश्चात 5 मिनट का टी ब्रेक, उसके बाद फिर पढ़ने बैठो, 5 मिनट का ब्रेक। और दोस्तों से दूरी बना लो, क्योंकि आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे कि आपको ग्रुप स्टडी की जरूरत है और उसमें ग्रुप डिस्कशन करना है। हाँ, अगर लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करने वाला अच्छा दोस्त है आपके पास अच्छा दोस्त है, तो दोस्त बनाओ। देखो सबसे बड़ी बात बताऊं, दोस्त हमेशा उस आदमी को बनाना चाहिए जिससे कुछ हमें सीखने को मिले, हमें कुछ मोटिवेशन मिले। मेरे से कमज़ोर लड़के को अगर मैं दोस्त बनाऊंगा तो उसकी कमियां मेरे अंदर आएगी, ना कि अच्छाइयाँ। उसको तो मेरी अच्छाइयाँ मिलेगी और हमेशा देखा जाएगा आपको कि हमारी अच्छाइयाँ उधर ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसकी कमियां हमारे अंदर धीरे धीरे आना शुरू। तो जो आपकी क्लास में इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट को दोस्त बनाओ। और कम से कम क्लास में तो आप अच्छा माहौल बना के रखो, आपस में एक दूसरे से इतना डिस्कशन करो कि 5 मिनट जो इधर उधर देखने में या फिर बातचीत करने में, जो मोबाइल चलाने में समय बीतता है ना, अगर मैडम 5 मिनट लेट आ रहे हैं, तो आप लोगों के पास 5 मिनट में ये होना चाहिए कि आप 5 मिनट में कम से कम 10 क्वेश्चन निकालो। वो 10 क्वेश्चन आपके पास काम आएंगे, ना कि आप इधर उधर की बात करने वाली वो चीज़ें काम आएगी। मुझे पता है ये बातें आपको बड़ी आइडियोलॉजी वाली लग रही होगी, और ये इतनी बड़ी आइडियल वाली बातें, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, यही होता है। हाँ, मतलब मैं मैडम को परेशान कर दिया करता था। नीचे मैडम जब तक गाड़ी में जाते थे ना, तब तक मैं मैम को पीछे नहीं छोड़ता था, वहाँ तक मैं पहुँच जाता था। तो और मैंने तो सच बता रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन की ऐसी कोई मार्केट में बुक नहीं होगी जो मैंने नहीं पढ़ी होगी, ऐसे कोई पेपर्स नहीं होंगे जो मैंने सॉल्व नहीं किए होंगे। क्योंकि आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो आपके लिए क्या होता है कि सब चीज़ें आसान लगने लग जाती है, सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं मैडम आप देखोगे कि जितनी भी बुकें हैं, कुल मिलाकर सब में क्वेश्चन लगभग लगभग इधर से उधर मिलके सेम ही आ जाते हैं। तो ज़्यादा बुकें खरीदने से मतलब भी नहीं। तो चीज़ें बताइए, पहले सबसे इम्पोर्टेंट आपको चीज़ अगर मैं बताऊं तो एक चीज़ होती है नोट्स आपकी, तो मैम की लिटरली बता रहा हूँ, जो इस पे चलाया हो नहीं हो ना। अब हमारे टाइम में ऐसी सुविधा ही नहीं थी। देखो पहले आपके लिए हो गया मेन नोट्स। सीता मैडम के नोट्स जितना आप पढ़ लोगे ना, आपका लगभग लगभग 90% है ना क्लियर हो जाएगा। आपको टॉप रैंक सिलेक्शन तो नोट्स से हो जाएगा, लेकिन टॉप रैंक में और अपने आप को होम डिस्ट्रिक्ट में लाने के लिए बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा में और क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक आपको इग्नू के नोट्स आपको पढ़ना ही है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और अगर कोई है क्या क्लास में इंग्लिश मीडियम वाला, आप हो, कहीं ना कहीं आप दोनों हो, आप लड़कों का नेतृत्व कर लो, आप लड़कियों का नेतृत्व कर लो। और आप ऐसे सोचोगे कि मैं इनको बताऊंगी तो मेरा नुकसान होगा, वो गलतफहमी है। आप इनको बताओगे ना, आपको प्लस पॉइंट मिलेगा उससे। तो आप लोग ग्रुप स्टडी बना सकते हो यहाँ पे, एक जगह आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो और सारे दिन उस चीज़ों को डिस्कशन कर सकते हो। नोट्स मैडम जितना लिखाते हैं ना, वो आप जनरली 2 घंटे में पढ़ सकते हो जाके, इतना ही होता है। 2 घंटे में आप पढ़ सकते हो। उस चीज़ के बाद में आपको क्या करना है, केवल केवल किताबें निकालने, क्वेश्चन निकालने हैं। इग्नू के पश्चात तीसरा जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा पेपर्स। आपको पहला इग्नू का पेपर निकालना है, उसके बाद में आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी का देख लेना, उसके पश्चात आपको पीएमयू के देख लेना, आपके सिलेबस से संबंधित है ना। इम्पोर्टेंट बात, जितनी भी यूनिवर्सिटीज इतना तो निकाल ही सकते हो आप, है ना, उसके पास। हाँ, और इसके अलावा देखो आपको निकालने किस किस के पेपर है, केवीएस के पिछले 5 साल के तो निकाल ही सकते हो।
हाँ नहीं आई 2018 बाद में ना, हाँ तो 5 साल के बता रहा हूँ भाई, पिछले 5 साल के। हाँ ये निकाल लो। डीएसएसबी का भी सिलेबस है ना आपका, तो मिलता जुलता है ना, के पीछे निकाल लो। एनवीएस के हैं, तो निकालना आपकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। आपका जो सिलेबस है ना उसको उठाओ, आपको सिलेबस डेली पढ़ना है, मैं सच बता रहा हूँ ना, कुछ नई चीज़ माइंड में समझ के आएगी डेली। आप प्रिंट आउट होना चाहिए, कितने बच्चों के पास सिलेबस प्रिंट आउट में लिखना हुआ है? बाकियों के पास नहीं है। सिलेबस होना चाहिए, आप जहाँ स्टडी कर रहे हो ना वहाँ पे बाकायदा ऐसे ब्लॉग हुआ होना चाहिए, और आपके मोबाइल में भी होना चाहिए, आपकी किताब के पहले पन्ने पे भी होना चाहिए। सिलेबस जितना दिमाग में बिठाओगे ना उतना आपकी चीज़ आसान हो जाए। अब लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा जो बेहतर है। तो रामबाण है पढ़ने का सबसे बेहतरीन जो माध्यम होता है ना, नोट्स आपको समझ से आती है ना कि एग्जाम के टाइम में 2 दिन 3 दिन का समय होता है, उस समय सब भूल जाते हैं। लास्ट टाइम में किस तरीके से हम नोट्स को अरेंज करें कि सब कुछ जल्दी से आसानी से हो जाए। और जैसे यूपीएससी में मेंस के पेपर होते हैं, इतना कुछ सब सारे सब्जेक्ट 5 दिन में सब बच्चे पढ़ डालते हैं, क्या नहीं पढ़ पाते हैं ना? क्या तरीका अपनाते हैं? जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैंने तरीका अपनाया ना मैं बता देता हूँ। ये मिटन सकते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। हाँ देखो, पहले आपको क्या करना है, मैडम की जो कॉपी बना रहे हो ना आप नोट्सों की, वो स्प्रिंग वाले नोट्स होने चाहिए। मतलब यहाँ पे स्प्रिंग आती है ना लोहे वाली, वो वाले नोट्स होने चाहिए आपके पास, कॉपी के पन्ने होने चाहिए। मैडम लिखवा रहे हैं, लिखते जाओ आप, ठीक है। एक टॉपिक हो गया, मान लीजिए यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज हो गया, या ओपेक हो गया, जो भी है आप एक टॉपिक मान लीजिए ओपेक हो गया। अब ओपेक हो गया तो ओपेक को आपने पढ़ लिया अच्छी तरह। पहली बार पढ़ना है आपको, मैडम ने लिखवाया है उसको पेंसिल से। किससे पढ़ना है? पेंसिल से, क्योंकि अपन पहली बार में हाईलाइट का यूज कर लेंगे ना तो पूरी कॉपी हाईलाइट हो जाएगी, क्योंकि पहली बार में हमको सब चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, ऐसा होता है ना। पहली बार आपको पेंसिल से पढ़नी है, बार आप पढ़ोगे तो पेन से पढ़ोगे, तो क्या होगा कि आधी चीज़ें छूटेगी, आधी चीज़ें इंपॉर्टेंट। लास्ट में 3 बार पढ़ोगे ना आप, आपको यूज हाईलाइट, हाईलाइटर का यूज़ करके आपको टेक्स्ट को हाईलाइट कर देना है। फिर क्या करना है आपको, तीसरी बार में क्या करना है कि अब उस टॉपिक में से आपको मैप पद्धति का यूज करना है। मैपिंग पद्धति का, मैपिंग पद्धति में क्या होता है, एक होता है आप ट्री बना सकते हो, या कोई भी डायग्राम का यूज करके और आप यूज कर सकते हो। क्या होता है, तो भी आपने टॉपिक पढ़ा है ना उसके की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जिससे कि आपके माइंड में वो छवि बैठ सके। ऐसे केवल एक पन्ने के नोट्स होने चाहिए, और एक पन्ने के नोट्स इस पूरे टॉपिक को कवर कर जाएं, और कुछ छूटे भी नहीं। ऐसे माइंड में बिना फालतू की चीज़ें भी अपन पढ़ लेते हैं, वो चीज़ें नहीं, किसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आ रही है वो सारा मैपिंग तक माध्यम से क्या करना है आपको, काट देना है, हाँ डाल देना है। अब क्या करना है, उन मैडम ने जो भी नोट्स पढ़ाए हैं एक टॉपिक वाले नोट्स फाड़ दो आप, फाड़ दो आप। अब जैसे उन पन्नों को फाड़ा ना, उन पन्नों को फाड़ते ही है ना, पन्नों को फाड़ते ही आपको क्या करना है, जो शॉर्ट नोट्स बनाए ना आपने, शॉर्ट नोट्स को क्या करना है, उनके ऊपर रख लेना है। रख लिया आपने, और स्टेपलर कर दो। अब क्या करोगे आप, 7 दिन का रोटेशन अपनाओगे आप। इसके अलावा एक और क्या करना है, आपको लगता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई पेपर्स अभी लगा है और उसमें क्वेश्चन आए हैं, को प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि प्रिंटर वाले के पास जाओगे, भैया ये निकाल दो, तो थोड़ा सा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा आपको ना, और उस क्वेश्चनों को निकाल लो आप। और एक जगह है ना, हो सके तो एक जगह उनको टाइप करवा के रखवा लो, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है और तीसरे वाले ब्लॉक में ऊपर लगा के स्टेप लगा लो। 3 चीज़ें हो गई आपके पास, मैडम के नोट्स पर शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए, और आपका एक इंपॉर्टेंट क्या, आपके पेपर्स इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद आपको लगता है कुछ जाएगा, आपको लगता है कुछ, और क्या करना है, शॉर्ट नोट्स क्या करता है, देखो टॉपिक शुरू करते हैं ना अपन, हर लगभग 7 दिन बाद में रिवीजन करना ही पड़ता है, नहीं तो माइंड से ही skip हो जाता है। आपको लगता है कि 7 दिन में अपन पूरा जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन कर सकते हैं, नहीं ना, लेकिन 7 दिन में या 3 दिन में हम रिवीजन जरूर कर सकते हैं, किसको, शॉर्ट नोट्स को। और शॉर्ट नोट्स आपको सारी चीज़ें याद रखने में मदद करेगा। फिर आपको 15 दिन बाद में एक बार पूरे नोट्स जितना मैडम ने लिखवाया सारों को पढ़ डालो, सारों को पढ़ डालो। आपको लगता है कि मैडम ने लिखवाया, उसके बाद मैडम ने कुछ और बता दिया या आपको कुछ और मिला है तो उसको ऐड कर लो, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंस आपके लिए होनी चाहिए कि 3 पन्ने आपके लिए इतने महत्वपूर्ण होंगे कि आपको जंग जिताने के लिए, और बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि अपन को भागना है।
वो बंदा धैर्य रख लिया ना, लिटरली कह रहा हूँ, बंदा जीतेगा। सब लोग अभी भयभीत हैं, अधिकांश बच्चे लाइब्रेरी साइंस के भाग रहे हैं, भर्तियों में जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा। अरे कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये तरीका आपको अपनाना है, इससे ज़्यादा और किसी के पर्सनल कर रखा है ना, आपने कर रखा है ना। हाँ, ई ज्ञान कोर्स, हाँ कोशिश करना। आपकी टेंट है, आप लूज को अवॉइड करें इसमें, क्योंकि एक्चुअल लाइनों में होता है, समझ में नहीं के बजाय किसी भी पढ़ लोगे ना, ठीक है। इसमें आप इंडियन, हाँ इंग्लिश में जैसा है, आपको वो लेके उनको पढ़ लेना, उनमें से लगभग एक्सेंट क्या होता है बहुत ज़्यादा मैटर है। एक लाइन टू लाइन होता है और आप पढ़ नहीं पाओ। अपन को क्या है, राजस्थान वाले हैं, कहानी चाहिए, कहानी माध्यम में एक्सेंट क्या लाइन टू लाइन आती है, तो डाटा टाइप हो गई। टोक को तो अपनाना भाई, मेरी मैं कह रहा हूँ, आधा घंटा सुबह ना अपना समय बर्बाद हो तो आधा घंटे तक अपना के रखना योग को, ध्यान लगा के बैठना, इतना बेनिफिट मिलेगा जिसके आते ज़्यादा। और एक भय अंदर से निकाल दो, जितना भी भय है ना, इतना खुश रहो कि तुम सबसे ज़्यादा हो। तो बच्चा भी नहीं था, आपको पता है पिछली बार हमारी लाइब्रेरी भर्ती में जितने भी सिलेक्शन हुए, लगभग 90% सिलेक्शन यहीं से हुए थे मैडम के से, ये तो पता होगा ना लगभग। वो वजह क्या थी, मैटर। यहाँ आने के पीछे आपको गाइडेंस इतनी अच्छी मिलेगी, आप अपने आप ही संकोच ही। कोई आपको कहता है ना कि यार तू कर रहा है सिलेक्शन नहीं होगा, तो कहना कि भाई हो गया तो भाई, एक गिलास होता है, देखो मुझे ये बताओ, ये गिलास है आपका, ठीक है, बताना यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, आधा खाली, ये कहोगे ना। ये भी तो हो सकता है ना कि आधा भरा हुआ है। बात थिंकिंग क्या होती है, पॉजिटिव। हम चीज़ को नेगेटिव भी ले सकते हैं, और बात को हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव लोगों से जितना दूर रहो ना, उन बात सुनो बढ़िया तरीके से, उनको वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आप कह रहे हो उतना कोई अच्छा कह ही नहीं सकता हमको, बाकी तो सब गलत कहते हैं। भाई साहब उस बात को वहीं निकाल के आ दो। इस समय कंपटीशन का दौर है, कोई अपना नहीं चाहता। आपका कोई खास से खास फ्रेंड है ना, वो भी आपका भला नहीं चाहेगा, सच्ची बात। खुद पे यकीन करो, जितना खुद पे यकीन करोगे ना, उतना आप सफलता के बहुत नज़दीक जाओगे। ये बातें थी, मुझे लगता है इनमें से सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी उतनी बातें हो गई अपनी। हाँ, करंट जीके के लिए इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, करंट जीके क्रोनोलॉजी लेके आ जाओ। क्रोनोलॉजी के बाहर कहीं भी नहीं जाएगा क्वेश्चन। आप बड़े बड़े एग्जाम देख लो अच्छे अच्छे से, हाँ राजस्थान वाली जो क्रोनोलॉजी आती है ना, राजस्थान वाली लेके आना, पर है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लेके आपको उसको पढ़ना है। शायद 10-11 रुपए की आती है, कर दिए उन्होंने भी फ़ायदा उठा लिया है पहले 11-10 रुपये। तो आप लोगों को ज़्यादा कोई किताबें नहीं लानी कि आपको कोई दृष्टि की लेके आनी है, पैनोरमा लानी है, ऐसा कुछ करंट की नहीं लानी है, विजन की लानी नहीं। आपको राजस्थान की क्रोनोलॉजी लानी है, और आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइट इशू है उस
हाँ बिल्कुल। और ज़्यादा आपको लगता है यूक्रेन वॉर हो रहा है या ऐसे बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, तो आप एक काम कर सकते हो, सर्च करके आप उनके बारे में की ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हो। बाकी राजस्थान क्रोनोलॉजी आपको सफिशियंट है। अभी देखो आपका सिलेबस डला है ना, तो आप लगभग लगभग मार्च का सेशन ले लो। आप नया जो सेशन होता है ना उसी से होती है, मार्च के सेशन से पढ़ लोगे ना वो भी। बाकी हो सके देख लो तो जनवरी भी देख लेना। बाकी नया जो शुरू होता है ना बजट के बाद का ज़्यादातर करंट पूछा जाता है, ठीक है। और सितंबर का करंट मत पढ़ना, सितंबर के बाद डेज पढ़ लेना। लोग ये तो जानते हैं कि 11 सितंबर का एग्जाम है, तो सितंबर में तो करंट क्या पूछेंगे, पेपर बन चुका होगा। पर पेपर वाला यहाँ खेल खेल जाता है। एक बार फर्स्ट गेट मुँह आता, जून के महीने में एग्जाम थी और 5 जून का क्वेश्चन दिवस को, है ना। करंट का है ना जो डेज होते हैं ना, दिवस, वो जरूर आपको देख लेना है उस महीने के भी। ये चीज़ है, बातें। और बड़े मस्त रहा करो, ऐसे 90 डिग्री पे बैठा करो यार, ऐसे क्या मतलब। और जितना पॉजिटिव रहोगे ना उतना जंग जीतोगे। मैं ये कह रहा हूँ बार बार, मैं इसी बात पे क्यों कह रहा हूँ। हाँ, और तुम लगोगे, सच बता रहा हूँ, लगोगे, ये डेफिनेटली है। वो सही जगह हो फिर तुम लगोगे। रेगुलेटरी बढ़ाने के लिए तो मैंने बता दिया ना, आधे घंटे का सुबह का योग जरूर करो, ध्यान वाला तो अपनाओ। आपको एक एक वीडियो का लिंक मैं मैडम को भेजूंगा, उस वाले योग को अपना लेना जो कि मेरा मेन इंपॉर्टेंट है। मैडम आपको शेयर, वो इंपॉर्टेंट है। वो राज्यसभा टीवी पे बहुत बड़ी योगी है, 12 महिला है, उनके द्वारा बताया गया था स्टूडेंट के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट अपना लेना आप। एकाग्रता वही बढ़ाए, बाकी बिना फालतू की माइंड वैसे भी डाइवर्ट नहीं होगा, एकाग्रता वैसे भी आ जाएगी। घर मत जाना, घर मत जाना अभी। ऐसे नहीं फ़ोन पे लगे रहे हैं अपन, तो शादीशुदा है वो बाद में बातें कर लेना, जिनको कमा रहे हैं अभी अधिकांश वही होंगे। तो वो मम्मी से लगता है तो 5 मिनट मम्मी से बात कर लेना, अच्छा लगता है मम्मी को, मुझे अच्छा लगता है। मैं भी जैसे वहाँ पे हूँ तो मम्मी से बात करना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि माइंड में एक पॉजिटिव चीज़ आती है वहीं से। क्योंकि आप रेगुलरिटी कर रहे हो ना, तो आप एक काम करो कि वो आपको अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है ना, वो पढ़ लो उस समय। आप तो ब्रेक दे दो, आप आधा घंटे का ब्रेक। आप एक काम करो ना, आपको लग रहा है ना भाई आपको डिप्रेशन आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आधा घंटा नहीं 1 घंटा हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ना ठीक, थोड़ी गपशप मार ली, थोड़ा कपिल शर्मा की वीडियो देख लिया करो, कॉमेडी है ना। और तो मत देखना भाई, और भी सारी वीडियो। पर आप जैसे डाइवर्ट हो गए ना वहाँ से, माइंड से, तो फिर उसके पश्चात 1 घंटे में आपका माइंड इतना पॉजिटिव, आप पढ़ो। नया नया पढ़ोगे तो फिर लगेगा माइंड, रिवीजन कर लो। जब पक जाए ना आपका माइंड तब रिवीजन कर लो बस। फिर आप रिवीजन में डाल दो आप माइंड, रिवीजन में आपको, रिवीजन में कौन से काम करेंगे आपको। मैं बता रहा हूँ, जिस बंदे ने इस तरीकों को अपना लिया और वो बंदा लास्ट में सिलेक्शन ना होना, तो मेरे पास आ जाना, मुझे कह देना यार भाई तूने बताया था। ये बहुत बड़ी की पॉइंट है, आज तक मुझे लगता नहीं किसी ने बताया होगा कि आपको ये तरीका ही सबसे इम्पोर्टेंट। उसी टॉपिक के पढ़ने हैं आपको, सिलेबस के हैं। बाकी के तो नेट के निकाल सको ना क्वेश्चन, तो नेट के निकाल लेना, क्योंकि काफ़ी बार 1 2 5% आप कह रहे हो ना कि जो बाहर से आते हैं वो नेट के पेपरों में से मिलते हैं। नेट के निकाल लें, क्योंकि नेट में अच्छा लेवल आता है। ठीक है, द बेस्ट। ज़रूर ज़रूर।